डेट है 18 मार्च। हमारा PYQ ये क्वेश्चन आया था 2013 के प्रीलिम में। विच वन ऑफ फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आइटम्स इज इंक्लूडेड इन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हमें पता है जो हमारा फॉरेक्स होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसमें ना 4 कंपोनेंट्स आते हैं। फर्स्ट आता है फॉरेन करेंसी एसेट्स, सेकंड आता है गोल्ड जो RBI के पास होता है, थर्ड आता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, 4 आता है रिवर ट्रांसपोजिशन जो ना IMF के अंडर में होता है। यहाँ पे हमें हमारा आंसर मिल जाता है। यहाँ पे ऑप्शन में ना RTP मिसिंग है, फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड होल्डिंग ऑफ RBI एंड SDR। इसमें ना लोन नहीं आता, जो लोन हम बाहर से लेते हैं। हमारे हर ऑप्शन में यहाँ पे हमें लोन दिखता है, यहाँ पे भी लोन दिखता है, तो ना देखते ही इसको हटा दो। फिर से फॉरेक्स पे क्वेश्चन बन सकता है। ये आया है इकोनॉमिक सर्वे 24-25 से, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हमने अभी देखा इसमें 4 कंपोनेंट आते हैं, फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड, SDR एंड RTP। इसको हमने फर्स्ट टाइम क्रॉस किया $700 बिलियन। अब ना यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है। ये ना सफिशिएंट है हमारे लिए। हमारा फॉरेक्स, हमारा जो डेप्ट है, एक्सटर्नल डेप्ट, वो आता है $711.8 बिलियन का, और हमारा फॉरेक्स है 700 बिलियन का। तो हमारा 90% जो फॉरेन डेप्ट है, एक्सटर्नल डेप्ट है, ये कवर कर देता है फॉरेक्स। ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग बफर बनता है अगेंस्ट एक्सटर्नल वनरेबिलिटीज। दुनिया में भारत 4 नंबर पे आता है, जिसके पास ना सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। टॉपर आता है चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है। और जो हमारा फॉरेक्स है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है फॉरेन करेंसी एसेट्स। ये जो चार्ट दिख रहा है, यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है। हम देखते हैं लास्ट 2 ईयर से हमारे पास ना फॉरेक्स सबसे ज़्यादा है, फॉरेन करेंसी एसेट। उसके बाद आता है गोल्ड, 1 नंबर पे FCA, फॉरेन करेंसी एसेट। सेकंड पे आता है गोल्ड। यहाँ से ना ये क्वेश्चन बन सकता है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। थर्ड आता है रिजर्व ट्रांसपोजिशन, 4 आता है SDR, और ये टोटल, जिसको हमने सितंबर 24 में 700 बिलियन को क्रॉस किया था। उसके बाद ना हमेशा वो 700 के नीचे ही है। और उसका जो पैटर्न चल रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे और थोड़ा आगे और फिर नीचे, यहाँ से भी एक प्री की लाइन बन सकती है फॉरेक्स। अब आते हैं हमारी आज के डिस्कशन पे। ये ना एक न्यूज़ आई है, जिनका कहना है इंडिया में ना हमारा जो ट्रेड डिफिसिट है, ये ना काफ़ी कम हुआ है, मतलब काफ़ी बढ़ गया है। तो ये न्यूज़ हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा भी नहीं, क्योंकि इसमें हार्डली 1 ईयर का डाटा है। और UPSC ना 1 ईयर पे क्वेश्चन पूछती नहीं है, वो ना लास्ट 1 ईयर, 5 ईयर या मैक्सिमम 10 ईयर का ट्रेंड पूछती है। इसको हमने लिया है इकोनॉमिक सर्वे से, ट्रेंड्स इन मर्केंडाइज ट्रेड। यहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है एंड टोटल ट्रेड डेफिसिट है। ये पूरा डाटा लास्ट 5 ईयर का है, तो हो सके यहाँ से क्वेश्चन बने। फाइनेंशियल ईयर 20 में हमने टोटल एक्सपोर्ट किया था मर्चेंडाइज का $313 बिलियन का, और हमारा इंपोर्ट है $475 बिलियन। मतलब हमारा ट्रेड डेफिसिट कितना है, -$161 बिलियन।
इस चार्ट में हमें दिखता है हर साल लास्ट 5 ईयर से हमारा एक्सपोर्ट कंपेयर टू इम्पोर्ट ये ना कम है, और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है ये ना कम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हर बार हम घाटे में। यहाँ से प्री की लाइन बन सकती है। अब आते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ। लास्ट मंथ हमारे पीएम यूएस की विजिट पे गए थे, वहाँ से कुछ आउटकम निकला था, इसको हमने लास्ट मंथ कवर किया था। हमने शुरू किया है मिशन 500। आज इंडिया एंड यूएस का जो ट्रेड है ये ना $200 बिलियन का है। हमारा टारगेट है मिशन 500 के अंडर में इसको लेके जाना है $500 बिलियन का। और अगला यहाँ से हमें पॉइंट मिलता है जो टेस्ला कंपनी है एलन मस्क की, ये ना इंडिया में अपनी इलेक्ट्रिक कार को बेचना चाहती है, लेकिन हम ना इस पे ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लगा रहे हैं। जो कार इलेक्ट्रिक कार बाहर से इंडिया में इंपोर्ट होंगी उस पे ना हम ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लगाते हैं, लेकिन अगर कोई कार इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है तो ना हम उस पर कस्टम ड्यूटी कम लगाते हैं। तो ये जो डिफरेंस है ये पूछना है एलन मस्क का, आप ना वो कस्टम ड्यूटी हमारे लिए भी कम कीजिए। इंडिया ने एक स्कीम शुरू की थी 2024 में जिसका नाम है स्कीम टू प्रोमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार। आप ना कार इंडिया में बेच सकते हो, लेकिन आपको ना कार को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी, उसका मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया में बनाना होगा। टेस्ला कहता है नहीं, हम कार इंडिया में बेचेंगे लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनाइटेड स्टेट में करेंगे। अब आगे क्या होता है देखेंगे। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ पे। इंडिया एंड न्यूजीलैंड अपने डिफेंस टाइज को और बढ़ाना चाहते हैं। इंडिया न्यूजीलैंड वो ना डिफेंस एंड मैरिटाइम कोऑपरेशन को स्ट्रेथन करना चाहते हैं। हम ना जॉइंट एक्सरसाइज करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, साथ ही पोर्ट विजिट करेंगे दोनों आर्म फोर्सेस के बीच में, और हम एक रोड मैप बनाएंगे फॉर बायलैटरल डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के लिए। यहाँ से हमें एक कीवर्ड मिलता है जिसका नाम है कंबाइंड टास्क फोर्स 150। ये ना एक मैरिटाइम सिक्योरिटी का टास्क फोर्स है जिसका हेडक्वार्टर आता है बहरीन में। इंडिया ना इसका मेंबर है। हो सके यहाँ से प्री की लाइन बने। अभी ना 2026 को इंडिया एंड न्यूजीलैंड सेलिब्रेट करेंगे सेंचुरी ऑफ स्पोर्टिंग रिलेशनशिप। यहाँ से प्री की लाइन बन सकती है। और हम बात करेंगे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पे जो ना 2010 से अभी भी अटका हुआ है। दोनों कंट्री में काफ़ी पोटेंशियल है फॉर बायलैटरल ट्रेड के लिए एंड इन्वेस्टमेंट के लिए। हम म्यूचुअल कोऑपरेशन करेंगे एंड इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसमें डेयरी सेक्टर, फूड सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग एंड फार्मा सेक्टर हो। टेररिज्म दोनों के सामने एक कॉमन फ्रंट है। मुंबई में 26/11 का अटैक हुआ था, और 2019 में क्राइस्ट चर्च नाम का एक प्लेस है वहाँ पे भी अटैक हुआ था जो न्यूजीलैंड में आता है। इंडिया का जो डायस्पोरा है ये ना 3rd लार्जेस्ट इतनी ग्रुप आता है न्यूजीलैंड में। यहाँ से हमें एक बड़ा क्वेश्चन दिखता है, और ना जो मैप है न्यूजीलैंड का वहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे आता है न्यूजीलैंड, इसका मतलब ये कैप्रिकॉर्न ना न्यूजीलैंड से जाता नहीं। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के बीच में आता है टस्मान सी। न्यूजीलैंड ना 2 आइलैंड से बना है, एक है नॉर्थ आइलैंड, दूसरा है साउथ आइलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल आती है वेलिंगटन। हमने अभी जो क्राइस्ट चर्च टेररिस्ट अटैक देखा वो आता है साउथ आइलैंड पे, और यहाँ पे हमें एक
आल्प्स माउंटेन दिखता है, साउथर्न आल्प्स। यहाँ से एक मैपिंग का क्वेश्चन बन सकता है ज्योग्राफी का, साउथर्न आल्प्स कहाँ पे। और एक प्लेस है साउथ वेस्ट केप, ये आता है साउथ आइलैंड के जस्ट साउथ में। और नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड को कनेक्ट करता है कुक स्ट्रीट। कुक स्ट्रीट, यहाँ से भी मैपिंग का क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं हमारी अगले डिस्कशन पे आर्टिकल के। येमेन, हौती, रेड सी हमने बहुत बार कवर किया है। यहाँ से हमें प्लेसेस इन न्यूज़ के कुछ पॉइंट मिलते हैं, कुछ प्लेसेस मिलते हैं। हमने देखा था येमेन की कैपिटल है साना, ये है साना। एंड जो हौती रिबेल है उनका एक बेस है जिसका नाम है सद्दाह। ये ना मैपिंग का क्वेश्चन हो सकता है। एक रेड सी को पोर्ट है, एक सिटी है होदे, ये ना येमेन में, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। जो हौती रिबेल से ये ना मोस्टली शिया कम्युनिटी से आते हैं जिनको सपोर्ट कर रहा है ईरान। और जो सऊदी अरेबिया है वो ना सुन्नी कंट्री है, ये ना बाकी येमेन की जो गवर्नमेंट है उनको सपोर्ट कर रही है। और इनडायरेक्टली इनका सपोर्ट मिल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स से। हमने देखा था हौती रिबेल रेड सी पे जो शिप जाते हैं उस पर ना अटैक कर रहे हैं क्योंकि वो सॉलिडिटी दिखाना चाहते हैं पैलेस्टाइन के साथ। जब से इजराइल ने पैलेस्टाइन पे अटैक किया है तब से रेड सी से जो भी शिप जा रही है यूएस की, इजराइल की, उस पे ना हौती रिबेल अटैक कर रहे हैं। तो इसीलिए ना 2024 की प्रीलिम में रेड सी पे ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया था। बाबा अल मंदेब कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ एडन को साथ ही रेड सी को। यहां से एक मैपिंग का क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हमारे आर्टिकल पे। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इनके सामने क्या क्या चैलेंजेस है, ये ना आर्टिकल का मेन फोकस है। ऑलरेडी ये टॉपिक हमने एक बार कवर किया था जब हमने 1996 का एक एक्ट देखा था कंस्ट्रक्शन वर्कर का। इस एक्ट को ना अब पूरे हो रहे 30 ईयर, तो हो सके प्री का क्वेश्चन बन जाए या मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। सोसाइटी में पेपर 2 गवर्नेंस में, एथिक्स में केस स्टडी आ सकती है या फिर GS3 में इकोनॉमी में। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हम देखते हैं जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है ये ना इंडिया में सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है और ये कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के GDP में 9%। और 2025 तक ये ना रीच कर सकता है $1.4 ट्रिलियन तक। हम देखते हैं 2030 तक कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कम से कम 3 करोड़ वर्कर काम करेंगे। कंस्ट्रक्शन वर्कर स्पेशली माइग्रेंट लेबर, इनके सामने काफ़ी बड़े चैलेंजेस हैं। जैसे आज उनका काम यहाँ पे होता है, कल कहीं और होता है। जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है, आज काम मिला कल नहीं मिल सकता। इस वजह से जो बेनिफिट है वेलफेयर के ये ना उनको नहीं मिल पाते। साथ ही जो काम की कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब है। इनके वेलफेयर के लिए कुछ हमने लीगल फ्रेमवर्क बनाए, लेकिन ना उनको जो वेलफेयर इंटाइटल मिलना चाहिए ये ना उनको नहीं मिल पाता। 1996 में हमने एक एक्ट लाया था, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996। ये हो के भी जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है इनके सामने काफ़ी बड़े चैलेंजेस हैं। और इसी एक्ट के अंडर में 1996 के अंडर में हमने देखा था आपको बनाना चाहिए हर स्टेट को स्टेट कंस्ट्रक्शन बोर्ड। वो बोर्ड क्या करेगा, एक सेस यूज़ करेगा जो लगता है कंस्ट्रक्शन वर्कर सेस। हर स्टेट में जो स्टेट कंस्ट्रक्शन बोर्ड है अब तक उन पे ना 5 करोड़ कंस्ट्रक्शन वर्कर का रजिस्ट्रेशन हुआ है। और ये बोर्ड ना कलेक्ट किया है अब तक उन्होंने 70,000 करोड़ का सेस, जो आपको यूज़ करना चाहिए इन बोर्ड को कंस्ट्रक्शन वर्कर के वेलफेयर के लिए।
लेकिन हम देखते हैं ये जो फंड है अभी भी पूरी तरह से यूज़ नहीं किया गया है, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए प्राइमरी बैरियर्स हम देखते हैं, जहाँ पे ना उनको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए अपने वेलफेयर के रजिस्ट्रेशन के लिए। गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसी आती है, सोशल वेलफेयर स्कीम आती है, उस पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, और कंस्ट्रक्शन वर्कर के पास वो होते नहीं है। उनको ना प्रूफ देनी होती है, आइडेंटिटी, डेट ऑफ बर्थ, साथ ही रेसिडेंस इन बेनिफिट के लिए। लेकिन वो कहाँ से लाएंगे? तभी भी उनका जो काम है, हर बार ना उनका काम ये इस जगह पर होता है, कल कहीं और होता है, तो उनके पास ना कोई एक परमानेंट एड्रेस होता नहीं। तो रेसिडेंस का सर्टिफिकेट वो कहाँ से लाएंगे? डॉक्यूमेंट वो लाएंगे कहाँ से? फिर उनके लिए मेक करता है डिफ़िकल्ट फॉर टू सिक्योर डॉक्यूमेंट्स, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, रेसिडेंस का प्रूफ या फिर रेंटल एग्रीमेंट। और हर स्टेट में जो वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल होता है ना, वो डिफरेंट है। इस वजह से अगर आज वर्कर हरियाणा में जॉब करता है, कल दिल्ली जाता है, तो डिफरेंट प्रोटोकॉल होते हैं, वेरिफिकेशन की दिक्कत आती है। जो कंस्ट्रक्शन सेस है वो ना अपना जो स्टेट कंस्ट्रक्शन बोर्ड है 1 या 2% कंस्ट्रक्शन सेस ना कलेक्ट करना चाहिए। लेकिन ढेर सारे स्टेट गवर्नमेंट ना इसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको पता है जो वर्कर काम करते कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, उनका डाटाबेस एक जगह पे नहीं है। हर जगह पे वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल अलग अलग है, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी काफ़ी ना इतनी ठीक नहीं है। साथ ही जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है ये ना अफेक्ट करता है उनका जॉब ड्यू टू सीजनल एम्प्लॉयमेंट डिस्टर्बेशन की वजह से, जैसे ज़्यादा बारिश हो जाती है या फिर हीट वेव्स आ जाते हैं। तो उनके लिए ना जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है ये करना काफ़ी दिक्कत हो जाती है। हम देखते हैं जब भी नॉर्थ इंडिया में विंटर के टाइम पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर का काम बन जाता है, ग्रेप ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये ना दिल्ली एंड एनसीआर में होता है। तो ना इस वजह से वर्कर को ना काम मिलता नहीं, लेकिन जो उनको फाइनेंशियल रिलीफ मिलना चाहिए उसके साथ भी ना डिले हो जाता है या फिर कुछ चैलेंज आ जाते हैं। हमने लास्ट मंथ एक न्यूज़ आई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एनसीआर में जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर काम करते हैं उनको ना आप कंपनसेशन दीजिए, क्योंकि आपने विंटर के टाइम में काम बंद करवा दिया था, लेकिन वहाँ पे ना ग्रेप लगा भी नहीं था। साथ ही हमारे पास कोई भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो फैसिलिटेट करे इनके काम के लिए, उनके रैपिड फाइनेंशियल रिलीफ के लिए। जो माइग्रेंट वर्कर होते हैं ये ना हर जगह पे मूव करते रहते हैं, मल्टीपल स्टेट में जॉब के लिए। तो हमारे पास जो स्टेट है उनके पास ना इंटर ऑपरेबल सिस्टम नहीं है, तो एक स्टेट में अगर बेनिफिट मिल रहा है तो अगले स्टेट में बेनिफिट नहीं मिलता। जैसे कोई वर्कर जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है हरियाणा के बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड के अंडर में, लेकिन अगर वो दिल्ली में जाता है तो वो बेनिफिट हरियाणा के उसको दिल्ली में नहीं मिलेंगे। तो राइटर यहाँ पे कुछ सोल्यूशन देना चाहते हैं। उन्होंने कहा आपने क्या बनाए यूनिफाइड लेबर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जिसमें ना इंटर पोर्टेबिलिटी को आप यूज़ कीजिए और वेलफेयर कीजिए इन वर्कर्स का। इनका आप जो रजिस्ट्रेशन है वो ना लिंक कीजिए ई श्रम पोर्टल पे एंड वर्कर के डाटा पे पूरे स्टेट में, तो ना वर्कर कहीं भी काम करे उसको ना वो बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट ने यूज़ करना चाहिए ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म, वो ना इम्प्रूव करेंगे एक्सेसिबिलिटी, साथ ही एफिशिएंसी ऑफ वेलफेयर स्कीम के लिए। हम ना रिड्यूस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव डिले एंड इनहांस करेंगे ट्रांसपेरेंसी को। आपने सिंप्लीफाई करना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन प्रोटोकॉल को, और अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं है वो दूसरा देना चाहता है आप उसको ले लीजिए। आप रिलैक्स कीजिए वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल को, इस वजह से ना जो प्रोसेस है ये ना ईज हो सकती है। आप वर्कर के स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए टू मीट इवॉल्विंग डिमांड फॉर इंडस्ट्री, तो इस वजह से इनहांस हो सकता है वर्कर की प्रोडक्टिविटी, साथ ही उसका काम में रिटेंशन भी। आपने इंश्योर करना चाहिए सेफ एंड डिग्निफाइड वर्क इन्वायरमेंट, जहाँ पे ना वर्कर का हेल्थ एंड इफिशिएंसी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है।
आपने लक्ष्मीकांत से एम लक्ष्मीकांत कैग का चैप्टर हर बार पढ़ा होगा। यहाँ से ना प्रीलिम 2012 का क्वेश्चन करते हैं। इन इंडिया अदर देन इंश्योर करना, इंश्योरिंग दैट पब्लिक फंड आर यूज इफिशिएंटली एंड फॉर इंटेंडेड पर्पज, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिस ऑफ कैग। हमें फाइंड करना है करेक्ट आंसर। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए। फर्स्ट आता है कैग एक्सरसाइज एक्सचेकर कंट्रोल ऑन बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट व्हेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करते हैं नेशनल इमरजेंसी या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी। कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात वित्तीय आपात घोषित करता है। हमने लक्ष्मीकांत में कैग का चैप्टर पढ़ा है, इमरजेंसी का चैप्टर पढ़ा है, लेकिन दोनों जगह पे ना कैग और नेशनल इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी का कोई रिलेशन हमें दिखाना है। इस लॉजिक से ना हम हमारा स्टेटमेंट एक हटा देंगे और देखते ही हमारा ऑप्शन ए हट जाता है, हमारा ऑप्शन डी हट जाता है। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं और हम ऑप्शन में देखते ना दोनों जो स्टेटमेंट है बी एंड सी उसमें ना 2 कॉमन है। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। ये कहता है कैग रिपोर्ट ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम बाय मिनिस्ट्रीज आर डिस्कस बाय पब्लिक अकाउंट कमेटी। हमें पता है कैग ना अपनी रिपोर्ट देते प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ना उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने रखते, राज्यसभा लोकसभा। तभी उसी रिपोर्ट पे ना लोकसभा के स्पीकर पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाते और पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम होता है इस कैग की रिपोर्ट पे डिस्कशन करना। क्वेश्चन की डिमांड यही कह रही है, ये बात बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं और हम देखते हैं ऑप्शन 4 हमारा ना वहाँ पे हट जाता है क्योंकि ऑप्शन वैसा नहीं है, लेकिन हम जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम कैग रिपोर्ट्स कैन बी यूज बाय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज टू प्रेस चार्जेस अगेंस्ट दोज हु हैव वायलेट लॉ व्हाइल मैनेजिंग पब्लिक फाइनेंस। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। जैसे हमने देखा था डी राजा, उनका मैटर था 2G स्पेक्ट्रम का, उसके बाद तो इनको अरेस्ट हुआ था ना। तो ना ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। हमें यहाँ पे हमारा आंसर मिल जाता है 2 और 3। अब ना 4 स्टेटमेंट पे आते हैं। व्हाइल डीलिंग विथ ऑडिट एंड अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज कैग हैज सर्टन जुडिशियल पावर्स फॉर प्रोसिक्यूटिंग दोज हु वायलेट द लॉ। कैग को ना कोई भी जुडिशियल पावर नहीं है, ये बात सीधी सीधी लक्ष्मीकांत में हमें इनडायरेक्टली दिखती है। तो ना इसको हटा देते हैं। अभी ना सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन आई है, पिटिशन दी है पिटिशनर ने, जो है सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। GS2 का टॉपिक आता है सिविल सोसाइटी NGO एंड उनका क्या रोल है इंडिया के डेवलपमेंट में। ये ना वहाँ हम कवर कर सकते हैं। हमें पता है आर्टिकल 148 के अंडर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कैग को अपॉइंट किया जाता है। इनको ना अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, और इनकी जो पिटिशन आई है इन्हीं बात पे दिक्कत कर रहे हैं। ये कहते हैं प्रेसिडेंट ना काम करते हैं गवर्नमेंट के हिसाब से, कैबिनेट के हिसाब से। तो ना गवर्नमेंट को जो चाहिए कैग वो ना उनको अपॉइंट करेंगे, और वो कैग ना क्या अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी पूरी तरह से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आप ना उनके अपॉइंटमेंट के लिए कुछ अलग मैकेनिज्म बनाए, ये ना इस पिटिशन का कहना है। साथ ही हम देखते हैं आर्टिकल 148 सब क्लॉज 1 के अंडर में रिमूवल ऑफ कैग जो प्रोसेस होती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के लिए वही है। एक तो
प्रूव मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी, इन बेस पे ना कैग को हम हटा सकते हैं उनकी पोस्ट से। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, कैग, उनकी अपॉइंटमेंट, उनकी रिमूवल, उनका फंक्शन, एंड ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक पिटिशन। अब आते हैं हमारी लास्ट न्यूज़ की तरफ। NTT ये ना एक डाटा सर्विस कंपनी है और ये चाह रही है, ये ना एक अंडर सी केबल बनाना चाहते हैं जो ना 4 कंट्री को कनेक्ट करेंगे, जिसका नाम है मीस्ट सब मरीन केबल सिस्टम। हो सके प्रिकॉशन बन जाए। मिस्ट में आता है मलेशिया, इंडिया, सिंगापुर ट्रांजिट सबमरीन केबल सिस्टम। इंडिया में ना इसके 2 लैंडिंग स्टेशन है, एक है मुंबई, दूसरा है चेन्नई। इंडिया से जाएंगे थाईलैंड, फिर मलेशिया एंड सिंगापुर। ये ना कनेक्ट करेंगे मलेशिया, इंडिया, सिंगापुर, थाईलैंड को, और ना 8000 किलोमीटर का केबल है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।